हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, आज इस लेक्चर सीरीज नंबर 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे मराठा, किस तरह से उनका राइज हुआ, किस तरह से उनका उत्थान हुआ और किस तरह से पतन हुआ, हाउ डिड दे फॉल, किस तरह से वो ख़त्म हुए और अंग्रेज़ों ने किस तरह से उन पर कब्जा किया। तो अभी तक हमने जो है बंगाल में अंग्रेज़ों का एक्सपेंशन था वो देखा, और साथ ही साथ हमने जो उसके बाद मैसूर में किस तरह से अंग्रेज ने कब्जा किया और टीपू सुल्तान का या हैदर अली का उदय और पतन टीपू सुल्तान का वो देखा। अब हम लोग फोकस कर रहे हैं मराठा पे। तो मराठा के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी मूवीज़ भी बनी हैं। तो तमाम सारी चीज़ें आपको कुछ जानकारी में है, कुछ गलत कुछ सही। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पहले कि क्या कब से शुरुआत होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हु आर द मराठास लिखा हुआ है। मराठा राज्य के प्रमुख शिवाजी, जिन्होंने इसकी स्थापना की, हु एस्टैब्लिश द एम्पायर, मराठा एम्पायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिवाजी, जो को सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ भी बाकी लोगों को भी मालूम है शिवाजी के बारे में, सबको मालूम है। छत्रपति, छत्र धारण करने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं इसीलिए। पेशवा जो होते थे उनके प्रधानमंत्री, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी क्योंकि इनकी बदौलत ही राज्य चलता था। और एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरा वॉर में, लड़ाई में, युद्ध में ये काफ़ी पारंगत होते थे। तो शिवाजी का खानदान देख ले किस तरह से चलता है। शिवाजी 1627 से लेके 1680 तक लगभग 50 साल, 50 क्या कह सकते, 53 साल उन्होंने रूल किया। और इतने देर तक रूल करता है जो वो जेन्युइन है कि बहुत बड़ा एम्पायर होगा, वो फाइटर होगा, तभी इतने दिनों तक कर पाया। अदरवाइज लोग 10-20 साल में सरेंडर कर जाते हैं, 2-2 साल भी लोगों ने राज किया, ऐसे भी होते हैं। संभाजी इनके पुत्र थे और राजा राम, 2 पुत्र थे इनके। संभाजी ने उसके बाद उनकी मृत्यु, शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 से लेके 89 तक 9 साल इन्होंने रूल किया। इनके पुत्र थे साहू जी। साहू जी जेल में बंद थे, औरंगजेब ने इनको कैदी बना रखा था ताकि मराठा ज़्यादा अपना एक्सपेंशन ना कर सकें। उनको टेरिटरी दी हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मुग़ल एम्पायर पे कोई खतरा है। तो उनके जो संभाजी के पुत्र थे साहू जी को जेल में बंद किया हुआ था। मतलब जेल में बंद नहीं किया हुआ था, अपने पास रखा हुआ था। और माना जाता है कि औरंगजेब साहू जी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। उनके साथ बाकी सारी चीज़ें, एक जैसे राजवंश के जो लोग होते हैं उनको जो सहूलियत दी जाती है वो दी गई थी। बस युद्ध कला इनको नहीं सिखाई गई थी, कि साहू जी को युद्ध कला से दूर रखा गया कि युद्ध ना कर सके। बाकी बेसिक जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई लिखाई, वो सब ऐसा नहीं कि जेल में बंदी बना के रखा, उन अपने पास रखते थे, उनसे इंटरेक्शन होता था, बातचीत। और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी औरंगजेब से। 1707 में आज़ाद कर दिए गए जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत इसके बाद देखेंगे कि 89 में तो संभाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखें तो 89 से 1700 तक जो है वो राजा राम चलाते हैं, 89 से लेकर 1700 तक। और राजा राम की मृत्यु के उपरांत, क्योंकि देख रहे हैं आप गैप है, 1707 में ये आके जो है अधिकार अपना करते हैं, फिर से इनकी ताजपोशी होती है। लेकिन उस बीच 1707 तक ताराबाई जो हैं उनके नेतृत्व में राजशाही चली, या मराठा साम्राज्य चला, या शिवाजी का साम्राज्य चला। तो ये बेसिक आइडिया। इसके बाद देखते हैं हम कि मराठा राज्य किस तरह से विभाजित था। तो ये तो बहुत बड़ा एम्पायर दिखा रहे हैं। एक समय में सबसे बड़ा एम्पायर जो देख रहे हैं, ये जो सेफ्रॉन कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये मराठा राज है। ये और ये अफ़गानी राज है। इधर दिल्ली, और दिल्ली सल्तनत छोटी हो जाती है। तो स्वराज क्षेत्र, मराठा 2 तरह से बटे हुए थे। एक तो स्वराज क्षेत्र था, वह क्षेत्र जो पूरी तरह से मराठों के नियंत्रण में था, मतलब जहाँ पे मराठा सत्तासीन थे पूरी तरह से, कुछ इस तरह से ये एरिया था। यहाँ पे ये जो मैप है, ये तो
जो है सबसे बड़ा जब जिस समय था पूरा महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर उस समय का है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा। अब ये क्या होता था, इस एरिया में जो इनका अपना जो स्वराज क्षेत्र था, जहाँ पे मराठा पूरी तरह से फ्री थे, इंडिपेंडेंट थे और कोई और राजा नहीं होता था, वहाँ सरदेशमुखी नाम का कर वसूला जाता था। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सीधे सीधे आगे अभी तक हमने क्या देखा, शिवाजी महाराज कब से कब तक रहते हैं और उनके बाद उनके पुत्र कैसे आते हैं, उनके पुत्र के पुत्र किस तरह से आते हैं, वो सारी चीज़। अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो वो ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये पूछा जाता है सरदेशमुखी कर। तो इसमें कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। सरदेशमुखी कर कहाँ पे, किस राज्य में था, तो मराठा साम्राज्य में। और सरदेशमुखी कर क्या था, सरदेशमुखी पूछ रहा, ये भी पूछा जा सकता है कि सरदेशमुखी क्या चीज़ है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। सरदेशमुखी एक कह सकते हैं कि वाद्य यंत्र है या कर है या भू राजस्व का कुछ और है, या कहते हैं कोई नीति है जिससे दूसरों पे आक्रमण किया जाए। इस तरह की चीज़ों में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सरदेशमुखी कर है, टैक्स है, इट इज़ अ टैक्स imposed by the Maratha in its own territory, कि अपनी टेरिटरी में ही जो है वो इम्पोज किया गया कर को सरदेशमुखी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि सरदेशमुखी क्या ऐसा कर है, कहाँ पे लिया जाता है, कि अपनी टेरिटरी में, संधि जिनके साथ है उनकी टेरिटरी में, कब्जा जिस पे किया उनकी टेरिटरी में। तो ये है कि अपनी टेरिटरी जो कह सकते हैं सॉवरन है, जो संप्रभु है, उसमें लेना था सरदेशमुखी। अब सरदेशमुखी जो है एक वैधानिक कर है। वैधानिक मतलब राजा ने फरमान जारी किया है और इसको देना ही पड़ेगा जो क्षेत्र के वासी हैं उनको। तो कितना परसेंट था, ये 10% था और सीधे छत्रपति के पास जाता था। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इनमें से घुमा फिरा के इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। या मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, अभी सरदेशमुखी के बारे में आएगा, दूसरे राजाओं के भी टैक्सेस जो हैं उनके बारे में भी आ सकता है। तो उसमें से अगर आपको सरदेशमुखी याद रहेगा तो देशमुखी, देशमुख अगर आप हिंदी फिल्म में देखते हैं या मराठी फिल्म में देखते हैं तो उसमें देखेंगे देशमुख ये सब बहुत होते हैं। तो सरदेशमुखी जो है वो कह सकते हैं कि वो देशमुख जो होते थे वो कलेक्ट करते थे ये टैक्स, इसीलिए उनको देशमुख कहते थे। और सरदेशमुखी का मतलब ये टैक्स का नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए मैंने मैप लेके और तमाम सारी चीज़ें, कहानियाँ बता के आपको बताते हैं, ताकि जो बिगिनर्स हैं, हमने शुरुआत इसीलिए की है कि जो बिगिनर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते इतिहास के बारे में, वो किस तरह से अपना पहले तो इंटरेस्ट बढ़ाएं, उसके बाद चीज़ों को याद भी रखें। तो याद कराने की जिम्मेदारी तो मेरी है और सिर्फ आपको कहानी याद रखनी है। धीरे धीरे हम बार बार रिपीट करेंगे अपने आप ये सारी चीज़ें। आपको एक कह सकते हैं कि जिस तरह से अलग अलग कहानियाँ चलती हैं मूवीज़ में या आप टीवी सीरीज़ देखते हैं तो और बाद में एक में पिरो दी जाती है कि अच्छा किस तरह से लिंक है। तो अगर अलग अलग भी लग रही हैं अभी, तो कुछ दिनों बाद आपको देखेंगे कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे में लिंक हो जाएंगी, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी कहानी की तरह। तो दूसरा बात है, दूसरा टैक्स जो था, मुल्क कदीम पड़ोसी देश जो थे, जिनको ये मराठा बोलते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे दूसरे अटैक से, लेकिन आप उसके बदले में हमें क्या देंगे, टैक्स देंगे। कितना, 25% या 1/4, जितनी भी कमाई हो रही है उसका 1/4। तो चौथ इसका नाम ही है, चौथ बहुत आसानी से याद रखेंगे, चौथ का मतलब 1/4 वसूला जाता था। अब चौथ के बारे में भी मिलान कर सकते हैं या इस तरह से अलग करके कि चौथ क्या चीज़ है, कोई फेस्टिवल है या करवा चौथ टाइप की चीज़, कोई फेस्टिवल हो गया या कुछ और करके, तो ये टैक्स है चौथ। या फिर कहते हैं किसी को गिफ्ट देना चौथ है, या इस तरह के कुछ भी बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपना याद रहेगा तो बाकी चीज़ें अपने आप वाइप आउट हो जाएंगी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो चौथ क्या है, वसूला जाता था शक्ति के द्वारा, कि हमारे पास पावर है, अगर आप ये नहीं देंगे तो हम आप पे अटैक करके अपने राज्य में मिला लेंगे। आप अगर ये 1/4 देने के लिए तैयार हैं तो हम आपकी रक्षा करेंगे, अगर दूसरा जो है अटैक करता है।
तो ये जो मराठा राज्य थे, आसपास के पड़ोसी जो थे उनके वो कमज़ोर थे, लेकिन ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंट भी रहें, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपने जो सॉवरेनिटी है उसको बचा के रखें। तो 1/4 जो टैक्स है वो देते थे मराठा राजाओं को। शक्ति के बल पर राजस्व की वसूली होती थी, ये हमने बता दिया। चौथ कर का विभाजन होता था तथा विभिन्न सरदारों को दिया जाता था। अब चौथ जो है ऐसा नहीं कि पूरा पूरा यहाँ पे जैसे 10% सीधे पहुँच गया मराठा सरदार के पास, यहाँ पे नहीं पहुँचता था, ये धीरे धीरे इसको बांटा जाता था, जिसको हम डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरह से वो बंटता भी था। इस कर से मराठा संघ सामने आया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, चारों तरफ मराठा संघ बन गए, क्योंकि एक तो मराठा है, उसके बाद इसको टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो भी तो हैं, वो डायरेक्टली इनके साथ नहीं है लेकिन फिर भी संघ की तरह है। चौथ वसूली से मराठा संघ तो बना, परंतु ये शक्ति व पतन दोनों का कारण बन गया, क्योंकि ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे हैं। तो एक तरह से दिखा कि हमारा बड़ी टेरिटरी हो गई जो हमारे लिए काम कर रही है, क्योंकि शक्ति बढ़ेगी, पैसा आएगा ज़्यादा, तो आप ज़्यादा बड़ी सेना रख सकते हैं, और ज़्यादा टेरिटरी बड़ी है क्योंकि कोई भी आपकी संरक्षित टेरिटरी है जो उसको, तो उसमें क्या कहते हैं कि दूसरे लोग नहीं अटैक कर सकते, तो आपकी मानी जा रही है। तो कह सकते हैं कि शक्ति तो बढ़ी, लेकिन इसी के साथ पतन का कारण बनी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती किया गया था, क्योंकि इनके पेशवाओं को कमज़ोर बना दिया, जो दूसरे पेशवा थे वो कमज़ोर हो गए। सरदार युद्ध में सहयोग नहीं करते थे। अब ये क्या हो रहा है कि जो दूसरी टेरिटरी है वो सहयोग नहीं करते थे, जो क्योंकि 1/4 टैक्स ले रहे हैं, ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं ना, वहाँ पे तो 10% ही ले रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये कई बार जो है वो नहीं करते थे इनके साथ सहयोग। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि किस तरह से मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता है। तो हमने देखा कि जो संभाजी और राजाराम जो शिवाजी के पुत्र थे, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहता है, तो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ राज्य को बचाए रख पाते हैं। जितना शिवाजी ने बनाया था, जितना एम्पायर खड़ा किया था, उसको दे जस्ट प्रोटेक्टेड दैट। साहू जी जो संभाजी के पुत्र थे, जो कि कैद में रहे थे औरंगजेब की, और औरंगजेब के कैद से बाहर आने के बाद ये, तो जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने इनको फ्री कर दिया, और ये वापस उससे पहले जो है बीच में जो इनके कह सकते हैं चाचा थे राजाराम, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो चाची हैं ताराबाई, वो संभाल रही थी राज्य को, और ये जाके 1707 में फिर से गद्दी में इनका राज्याभिषेक होता है और ये राजा बन जाते हैं वहाँ के, और छत्रपति की जो उपाधि है वो धारण करते हैं। छत्रपति साहू जी ने मराठों का नेतृत्व किया, और बालाजी विश्वनाथ, अब ये इम्पोर्टेंट देखिए, बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ये हैं, और पेशवा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे मराठा साम्राज्य में। और क्योंकि इनके पास युद्ध की तकनीकी नहीं थी, ये जानते नहीं थे युद्ध, एडमिनिस्ट्रेशन तो सीख लिया था रहते रहते औरंगजेब के साथ, और बाकी चीज़ें पढ़ाई लिखाई तो सब कुछ सही हुआ, लेकिन युद्ध और जो वो कला थी वो नहीं थी, जो डिप्लोमेसी की कला थी वो इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो सिखाया नहीं है। तो बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने जो नियुक्त किया अपना पेशवा मतलब प्रधानमंत्री हो गया आज के समय में, और एक तरह से संभाजी राष्ट्रपति की तरह काम कर रहे थे, लेकिन राज्य इनका था, जिस तरह से ब्रिटिश क्वीन कह सकते हैं कि या किंग जो होता है, तो प्रधानमंत्री उनके लिए काम करता है, लेकिन बेसिकली शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये इम्पोर्टेंट है। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। तो मराठा संघ की नींव किसने डाली? बालाजी विश्वनाथ ने। इन्होंने ही सरदेशमुखी और जो चौथ है, सरदेशमुखी अपनी टेरिटरी में वैधानिक कर है, और जो चौथ है वो दूसरों की टेरिटरी में अवैधानिक कर है, लेकिन वो लिया जाता था। तो 1713 से 1720 तक ये रहे, और बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मुगलों से समझौता कर विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया। अब ये मुगलों से समझौता कर लेते हैं और विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समझौते को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा।
मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र होता है, यहाँ पे लिखा मैग्ना कार्टा। एक्चुअली ब्रिटेन में जब इस तरह की चीज़ें चल रही थी, विद्रोह बहुत हो रहे थे, तो विद्रोह को दमन करने के लिए जो राजशाही थी वो बहुत बर्बर हो जाती थी। तो उस बर्बर हो जाती थी तो विद्रोह और बढ़ जाता था, क्योंकि आप किसी को दबाएंगे जब तो वो बदला लेते थे। बदला लेने के लिए फिर नई फौज का आप किसी के घर के लोगों को मार देंगे या। तो मैग्ना कार्टा उस समय साइन हुआ कि जो गलती कर रहा है, मान लीजिए हमने आप विद्रोह किया राजशाही के खिलाफ, तो हमारे घर वालों को नहीं मारा जाएगा, कि घर वालों ने नहीं किया है। तो उस समय तो ऐसा कोई रूल नहीं था, जो था कि भाई कि घर वाले भी रूल कर सकते हैं, मतलब कल को ये भी विद्रोह कर सकते, तो हमको तो मारा ही जाएगा, मैंने विद्रोह किया। साथ में घर वालों को, गांव वालों को भी पूरा नष्ट कर दिया जाता था। अब जो बस होता क्या था कि ब्रिटेन में कि अब मेरे पूरे गांव को नष्ट कर दिया है, अगर मैं बच गया तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर बदला लेने के लिए हो जाऊंगा तैयार, मैं फिर कहीं से कुछ करूंगा, तो फिर से युद्ध और बढ़ता जाता था। तो मैग्ना कार्टा पे वहाँ पे साइन हुआ कि जो गलती कर रहा है उसको ही सजा दी जाए। आज के मॉडर्न जो रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है कि ऐसा नहीं कि किसी ने मर्डर किया, किसी ने रेप किया तो उसके पूरे परिवार को ही सज़ा दे दो, उसके परिवार को भगा दो, या इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं। तो पहले ये होता था, गांव में भी बहुत जगह पे होता है कि एक गलती एक व्यक्ति करता है, बैकआउट पूरे घर का हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पुराने समय का था। तो ये मैग्ना कार्टा से वहाँ से निकल के आया, जो गलती कर रहा है उसको सज़ा मिले। तो ये यहाँ पे हुआ कि मराठाओं से समझौता हुआ कि अगर कोई विद्रोह करता है तब तो उसको खिलाफ कार्रवाई करें मुग़ल, लेकिन ऐसा ना हो कि सभी के ऊपर कार्रवाई हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई मैग्ना कार्टा, इसीलिए उसको बोला गया। आगे बढ़ते हैं, और आपको एक चीज़ और बता दें, जो साहू जी जो हैं, 2 साहू जी रहे हैं, और बाद में भी जो साहू जी महाराज जो कहे जाते हैं 1902 में जो आते हैं और काफ़ी दिनों तक रूल करते हैं, वो साहू जी, अगर जो लोग यूपी में रहें, लखनऊ में है, तो लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज है वो साहू जी महाराज के नाम से बना हुआ था, मतलब बीच में कन्वर्ट करते रहते हैं। मायावती जब आई थी उन्होंने साहू जी महाराज के नाम से कर दिया था, और अभी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है। तो वो जो आइडिया है कि साहू जी महाराज ऐसे पहले व्यक्ति थे जो 1902 में उन्होंने पहली बार रिजर्वेशन लागू कर दिया था, और पूरी तरह से जात पात और इन सब चीज़ों के विरुद्ध थे। और वो इन्हीं के खानदान के थे, शिवाजी महाराज के ही खानदान के थे, और इन्हीं के लेगेसी में थे। तो एक साहू जी पुराने थे और वो साहू जी नए। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस समझौते से हुआ क्या? इस समझौते के तहत मराठों के स्वराज क्षेत्र पर राजस्व अधिकारों की मान्यता मुगलों ने दे दी। अब मुगलों ने कहा क्या कि आप जो अपना क्षेत्र है उसमें तो अपना टैक्स आप ले सकते हैं। दक्कन के राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मराठों को मिला। दक्कन का जो राज्य है, आप जानते हैं कि जैसे ये प्लेट है, हैदराबाद और इधर के आसपास का जो एरिया है वो दक्कन का एरिया कहलाता है, दक्कन के पठार कहलाते हैं। ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे या पढ़ाऊंगा मैं तो बताऊंगा आपको। आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सहायता करने के साथ ही 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देंगे। तो 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष पहले देंगे, और आप फ्री हैं, आप चौथ भी ले सकते हैं, जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं उनसे सरदेशमुखी अपनी टेरिटरी में ले सकते हैं, और इसके बदले में सिर्फ आपको 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देना है। उपरोक्त समझौते के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठों से सहायता मांगी तो बालाजी विश्वनाथ एवं खांडेराव दामदे मराठा सेना दिल्ली पहुंची। तो और इनकी सहायता से सैयद बंधुओं ने मुगल बादशाह फर्रुखसियार को मारकर नए बादशाह रफीउद्दौला को गद्दी पर बैठाया। इसी बादशाह ने मराठा मैग्ना कार्टा संधि पर हस्ताक्षर किया। तो अब ये भी आ गया रफीउद्दौला, इन्होंने जो मैग्ना कार्टा था जिस पे साइन किया था कि मराठों को स्वतंत्रता दी जा रही है, क्योंकि इन्होंने फर्रुखसियार को मारकर, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियार बना था उसको मारकर ये क्या रफीउद्दौला को बैठाया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक
अब मैग्ना कार्टा पे साइन करने के बाद जब दिल्ली लौटते हैं विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, जो कि साहू जी महाराज के पेशवा हैं और एक तरह से सर्वे सर्वा भी कह सकते हैं, तो उन्होंने दिल्ली लौटने से पहले बालाजी विश्वनाथ का अंतिम कार्य क्या है? कोल्हापुर का अभियान। चौथ ने विभिन्न मराठा सरदारों को शक्तिशाली बनाया, संपन्न किया, किंतु शत्रुओं को बढ़ाए। तो क्वेश्चन की तरह है कि शत्रुओं को बढ़ाया, बिल्कुल चौथ की वजह से शक्तिशाली तो हुए लेकिन शत्रु भी बढ़ गए, क्योंकि जबरदस्ती किसी से 1/4 उनका पैसा ले लेंगे तो शत्रु बढ़ेंगे। सरदेशमुखी वैधानिक कर था, विभिन्न मराठा सरदारों से इसका विभाजन किया जाता था, ये भी सही है। सरदेशमुखी जो था वैधानिक कर था, लेकिन क्या है, विभिन्न मराठा सरदारों से इसका विभाजन किया जाता था, ये गलत है। सरदेशमुखी वैधानिक कर तो था, लेकिन विभिन्न मराठा सरदारों में इसका विभाजन किया जाता था, ऐसा नहीं। विभिन्न चौथ का विभाजन किया जाता था कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग 66%, 6% इस तरह से, लेकिन जो सरदेशमुखी था उसका विभाजन नहीं, 10% होता था और डायरेक्ट जो है राजकोष में जाता था, जिसको हम कह सकते हैं राजा के पास जाता था, या जो राजशाही है उसके पास सीधे जाता था। अब बाजीराव फर्स्ट को देख ले। बाजीराव फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सब लोग जानते भी होंगे मूवीज़ के थ्रू। बाजीराव ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो ये क्या चाहते थे कि मुग़ल साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो जर्जर, अगर उसको जो मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाए, उनके जो मुग़ल डायनेस्टी के लोग हैं उनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो पूरा मुग़ल साम्राज्य ही ख़त्म हो जाएगा। और आपने देखा किस तरह से इन्होंने फर्रुखसियार को, जो मुग़ल बादशाह थे, उनको मारकर रफ़ीउद्दौला को बैठाया वहाँ पे। बाजीराव फर्स्ट ने एक विशाल मराठा साम्राज्य के लक्ष्य को घोषित किया कि अब जो है मराठा साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। देखिए आप ये इसमें देख सकते हैं कितना छोटा सा मराठा साम्राज्य है यहाँ पे, और ये एक टाइम पे इतना बड़ा हो जाता है। तो उसका लक्ष्य बाजीराव ने ही सोचा था। बाजीराव फर्स्ट ने विशाल मराठा साम्राज्य के लक्ष्य को घोषित किया और इसी क्रम में उसने कहा कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से अटक तक फहराया जाएगा। तो यहाँ से है यहाँ तक फहराया जाएगा। बाजीराव फर्स्ट ने हिंदू पदशाही नारे को प्रचारित किया, जो यह शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति में सबसे बड़ा जानकार था। तो बाजीराव फर्स्ट जो था, इन्होंने कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम बनाने की कोशिश की कि हम हिंदू हैं और वो मुस्लिम हैं। तो यहाँ के लोगों को जोड़ने की कोशिश की और अपनी सेना को बढ़ाने की कोशिश की। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो शिवाजी या दूसरे लोग हिंदू मुस्लिम के उस बाउंड्री में नहीं फंसते थे, दो राजाओं के उसमें जाते थे। और इन्होंने ही पहली बार हिंदू वाला नारा दिया या भगवा चीज़ें फैला के हिंदू मुस्लिम के बाइनरी में लाए। बाजीराव फर्स्ट ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद की। तो बाजीराव फर्स्ट ने जो छत्रसाल थे बुंदेलखंड इस एरिया में जो था उसकी मदद की, और छत्रसाल ने बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र जैसे सागर, झांसी, ये सब इनको दी और एक मस्तानी नाम की नर्तकी भी प्रदान की। तो बाजीराव मस्तानी जो मूवी बनी है वो यहीं से बनी है यहाँ पे। तो हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, ऑल्दो उसमें कुछ ड्रामा तो ऐड करेंगे ही, बहुत ज़्यादा जितना मूवीज़ में दिखाते हैं कोई ज़रूरी उतना हो, लेकिन फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। बालाजी बाजीराव, ये अगले जो पेशवा हैं, जो बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा जो हैं ये बनते हैं। इस पेशवा के समय छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई। तो साहू जी के समय ही ये बनते हैं, लेकिन छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई। और फिर राजा राम टू, एक राजा राम जो हैं साहू जी के चाचा हैं, और दूसरे राजा राम टू जो है बाद में छत्रपति बना गया। फिर इसके साथ पेशवा जो इनके पुत्र थे साहू जी के महाराज के, इसके साथ पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोल की संधि की।
अब बाजीराव जो हैं, बालाजी बाजीराव ने संगोल की संधि कर शासन का संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित कर लिया। तो जो छत्रपति राजा राम थे उनसे संधि की कि आप पूरी शक्ति हमको दे दीजिए, तो पेशवा जो हैं पूरी शक्ति अब ले रहे हैं। इस तरह पेशवा मराठा राज्य का प्रधान बन गया और पूना पेशवा की संधि का केंद्र बन गया। अब ये पूना जो है वहाँ पे राज करने लगे और पेशवा जो हैं ये असली केंद्र बन गए शक्ति के, और वो नाम मात्र के राजा जो छत्रपति हैं, जो शिवाजी के खानदान के जो लोग हैं वो नाम मात्र के ही राजा रह गए। इसके बाद बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठों और अफगान शासक के बीच हुआ। अब यहाँ पे हमने बताया जैसा है कि बालाजी विश्वनाथ ने और बाजीराव ने जिस तरह से बाजीराव ने कहते हैं हिंदू आइडेंटिटी को लेके एक्सपेंशन करना चाहा, यहाँ से थोड़ी सी जो डायनेमिक्स है वो इंडिया की वो चेंज हो जाती है। यहाँ से जो है धर्म भी एक फैक्टर बन गया। मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, जबकि नाम मात्र का औपचारिक प्रधान विश्वास राव था। तो असली सेनापति सदाशिवराव था। युद्ध में मराठे, आगे बढ़ते हैं, पराजित हुए और दोनों सेनापति मारे गए। पेशवा को इसकी मृत्यु सूचना के इस रूप में मिली कि 2 मोती विलीन हो गए। तो पेशवा जो है उनके दोनों सेनापति मारे गए। पानीपत का जो थर्ड युद्ध है, तीसरा युद्ध, जाट नेता सूरजमल शामिल नहीं हुआ। तो जाट नेता जो सूरजमल जो इनकी टेरिटरी में था, उसने बोला कि नहीं हम शामिल नहीं होंगे, ऑल्दो ये चौथ देता था उनको, लेकिन उसने शामिल होने से मना कर दिया। मराठों के अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग भी नहीं मिला, क्योंकि जो चौथ देते थे वो चाहते थे कि भाई कि हमारा एक तो आप पैसा भी ले जाते हो, ऊपर से हम आपको सहयोग करें कि आपकी टेरिटरी और बढ़े, तो आप और ज़्यादा जो है वो बन जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आप और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, तो आप हमारे ऊपर रूल और टैक्स को और बढ़ा देंगे। तो चाहते थे कि नहीं किया उन्होंने। और इस युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शवीण काशीराज है। इस युद्ध में जो काशीराज ने जो बताया कि क्या क्या हो रहा है, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट वहीं से हमको मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है। मराठों की पराजय हो गई इस युद्ध में, और इसका कारण क्या था। तो फाइनली जो पानीपत का थर्ड युद्ध है उसमें मराठों की पराजय होती है। मराठों में आपसी एकता का अभाव था, और वो एकता क्यों कम हो गई, बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, चौथ ले रहे थे। चौथ वसूली से मराठों ने अनेक शत्रु पैदा किए। फलतः क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। क्षेत्रीय शक्ति जो मराठा टेरिटरी के अंदर थी, आसपास थी, वो भी, और जैसे जाट नेता उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा जो इनके सहयोगी थे पुराने, जो से अवध का रीजन, वो उनका सहयोगी था, लेकिन उसने भी इनकी सहायता नहीं। सैन्य संगठन में कमजोरी भी पराजय के कारण थी, तो सैन्य संगठन भी इनके कमज़ोर थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम ने यह निर्धारित किया कि भारत का शासक कौन नहीं होगा। ये क्योंकि मराठा बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। इनके जो पेशवा थे बहुत ही समझदार थे, गुरिल्ला युद्ध भी जानते थे, दूसरे तरह के युद्ध भी जानते थे, और डिप्लोमेसी भी अच्छी जानते थे। लेकिन कुछ चीज़ें इनकी ज़्यादा होते थे कि टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे। वस्तुतः मराठे मुगलों से सत्ता छीनकर भारत का शासक होने का दावा कर रहे थे, किंतु पानीपत की पराजय से उनका यह दावा खोखला साबित हुआ। इस तरह युद्ध में अफगानों की विजय हुई ने मराठों को भारत का शासक बनने से स्वप्न चूर कर दिया। फलतः अंग्रेजों के शासन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अफगान से ही लड़े, किससे जो था, तो रोहिल्ला जो थे उनसे अफगान आए और अफगान के साथ दिया रोहिल्ला और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, उन्होंने साथ दिया। और किसके अगेंस्ट में, तो जो कह सकते हैं कि मराठा थे उनके अगेंस्ट में, और बाजीराव फाइनली हार जाते हैं। इसके बाद पेशवा जो है माधवराव बनते हैं। माधवराव यही योग्य पेशवा था। माधवराव जो थे बहुत योग्य पेशवा थे। इसने पानीपत की पराजय का दुष्प्रभाव मराठा शक्ति पर नहीं पड़ने दिया।
इसी के समय मराठा नेता महादजी सिंधिया के प्रयास से मुगल बादशाह शाह आलम II को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। अब इनको समझ में आ गया कि अब मुगल बादशाह जो मुगल हैं वो तो है तो भारत में ही कई पुश्तों से रहे हैं और इनके अंदर भारतीयता है, तो ये भारत को समझते हैं और किस तरह से किसके साथ बिहेव करना चाहिए वो उसी तरह से उनको रिस्पेक्ट देते थे या उनको उनसे बिहेव करते थे। लेकिन जिस तरह से अफ़गानी आए, अब्दुल्ला अब्दाली जो हैं या दूसरे अगर कोई बाहर से आता है तो वो जो है वो बर्बर होते थे, वो भारतीय को नहीं समझते थे, यहाँ के राजाओं का जो डायनेमिक्स वो नहीं समझते थे और पूरी तरह सिर्फ टेरिटरी देख के वो कब्जा करना। तो इन्होंने सोचा कि कम से कम मुगल के साथ डील तो हो पा रही थी, मैग्ना कार्टा जैसी चीज़ें हुई या जो कह सकते हैं कि उनसे संधि तो हो सकती थी, इससे तो संधि भी नहीं हो पा रही, बात भी नहीं हो पा रही और हरा भी दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि मुगल जो रूल है उसको फिर से स्थापित किया है। तो इन्होंने क्या किया, महादजी सिंधिया जो सिंधिया खानदान के हैं, आज भी जो ज्योतिराज सिंधिया या उन्हीं के ख़ानदान के कह सकते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया इन्होंने फिर से माधवराव ने। माधवराव फर्स्ट की बीमारी की वजह से असमय मृत्यु हो गई। पानीपत की पराजय से अधिक घातक माना जाता है क्योंकि ये इंडियन डायनेमिक्स को समझ चुके थे उस समय तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी आ गए थे तो उन्होंने सोचा कि अगर क्योंकि ब्रिटिशर्स भी बाहरी हैं, अफगानी भी बाहरी हैं, तो उन्होंने किसको चाहा, वो मुगल्स को ही, क्योंकि मुगल्स कई जनरेशन से यहाँ रह रहे थे, वो चाह रहे थे कि भारतीय हो चुके हैं एक तरह से और भारत, क्योंकि ऑब्वियसली मुगलों का कहीं और राज्य नहीं था, कहीं और राजधानी नहीं थी, एक तरह से सिर्फ भारत के अंदर ही मुगलों का शासन था। तो वो जानते थे कि मुगल सिर्फ धर्म अलग है लेकिन वो भारतीय ही हो गए, तो इसलिए उन्होंने फिर से उनको बैठाने की कोशिश की। ऑल्दो इसमें बहुत गेम होते हैं, बाद में भी कह सकते हैं, और ब्रिटिशर्स का भी बाद में धीरे धीरे जो है इंटरवेंशन बढ़ जाता है। पेशवा नारायण राव बने, उनकी हत्या कर दी गई, तो वो तो ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। माधवराव सेकंड जो आते हैं, अल्पायु होने के कारण माधवराव सेकंड के लिए एक बार एक तारामाई परिषद का गठन किया गया जिसका प्रमुख नाना फडणवीस था। अब ये नाना फडणवीस इम्पॉर्टेंट है, ये आज़ादी के जो पहला संग्राम कह सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम उस समय भी थे। माधवराव सेकंड के पेशवा बनने पर रघुनाथ राव असंतुष्ट होकर अंग्रेज़ों के पास चला गया। माधवराव जब सेकंड को पेशवा बनाया गया तो रघुनाथ राव जो वहीं पे था वो चला गया असंतुष्ट होकर अंग्रेज़ों के पास, और उसने सूरत की संधि की और इसी के साथ अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और युद्ध शुरू हो गया। अब अभी जो हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध था उसके बाद चीज़ें सेटल हो रही थी, लेकिन यहाँ पे भी जो पेशवाई को लेके रघुनाथ राव और माधवराव में डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, और रघुनाथ राव अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं। आंग मराठा युद्ध होता है पहला। यह युद्ध सलवाई की संधि में समाप्त हुआ। अंग्रेज़ों ने माधवराव सेकंड को ही पेशवा माना। तो युद्ध तो हुआ लेकिन बाद में एक संधि हो जाती है और जो रघुनाथ राव थे उनको पेशवा न बना के अंग्रेज़ों ने इन्हीं को, जो माधवराव सेकंड थे, उनको ही पेशवा माना। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है बाजीराव सेकंड आते हैं पेशवा बन के। यह अंतिम मराठा पेशवा है बाजीराव सेकंड। इसके बाद से पेशवाई ख़त्म हो जाती है। 1795 से 1818 तक करते हैं। इसे मराठा सरदार होलकर ने चुनौती दी, अतः यह भागकर अंग्रेज़ों के शरण में चला गया। जो बाजीराव सेकंड था, बाजीराव फर्स्ट तो उसने टेरिटरी काफ़ी बढ़ाई और उनके साथ बेसिन की संधि की, और इस तरह ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उस समय जो लॉर्ड डलहौजी था ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और हमने बताया था जो शुरुआत के पहले लेक्चर में ही कि सॉरी डलहौजी नहीं, वेलिजली, डलहौजी और वेलिजली जो हैं दो ऐसे जिनकी नीति थी ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने की, और वेलिजली की संधि सहायक संधि थी जिसमें क्या होता था कि ये कुछ पैसे लेते थे जो भी राजा होता था, या जैसे यहाँ पे पेशवा है, पेशवा से, और उसके बदले में ब्रिटिश सेना रखते थे और बोलते थे कि हम आपकी सहायता करेंगे। तो इसलिए बेसिन की संधि
का प्रावधान निम्नलिखित है कि बेसन की संधि जब बाजीराव ने कर ली तो क्या हुआ इसमें। पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया तथा एक सेना पूना में रखने की बात स्वीकार की। इस सेना का खर्च के लिए पेशवा 26 लाख रुपए देंगे। तो अभी होगा कि सेना कौन रखेगा, अंग्रेज रखेंगे पूना में, और 26 लाख रुपए ये देंगे। पेशवा ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी। विदेश नीति भी जब सेना नहीं है तो आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते। यह संधि मराठों के लिए अपमानजनक थी, अतः अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष शुरू हुआ। अब फिर से अंग्रेजों के साथ जो है ये बाजीराव जो सेकंड ने संधि की, ये बाकी जो मराठा लोग थे उनको पसंद नहीं आई और यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गई। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है 1803 से 1805 तक चलती है। युद्ध में वेलिजली ने मराठा सरदारों को अलग अलग पराजित कर अपने उनसे संधियां की। तो अभी तो बाजीराव सेकंड से संधि की थी, लेकिन बाजीराव के सेकंड की संधि को बाकी मराठा जो रूलर थे, जो आसपास के थे, वो नहीं मान रहे थे। ऑल दो उनसे चौथ वसूलते थे तो उसकी वजह से उनको मानता है, लेकिन वो सिर्फ एक संघ की तरह थे, वो पूरी तरह से बाजीराव की सल्तनत में नहीं थे। तो क्या हुआ कि बाकी लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, एक तरह से विद्रोह कर दिया। तो अलग अलग संधियां की। अब सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध है, इसमें अलग अलग जो लोग थे, वो जो राजा थे, उनसे युद्ध किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के पास अच्छी सेना थी और वो हारते गए और उन्होंने संधियां करने से भोसले के साथ देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ सुजी अर्जन गांव की संधि और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो राजा थे इनसे अलग अलग जगह पे संधि अंग्रेजों ने की। इसके बाद देखते हैं कि तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो कब होता है। वो 1817 से लेके 1818 में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया, फलतः मराठा चुनौती मिली। इसी क्रम में युद्ध शुरू हुआ। अब थर्ड एंग्लो मराठा ये इम्पॉर्टेंट है, किसके खिलाफ हुआ, पिंडारियों के खिलाफ। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने लड़ा उस समय। पिंडारी एक लड़ाका लूटपाट करने वाले समूह थे। अब क्वेश्चन तो आता है पिंडारी है कौन। पिंडारी एक लड़ाकू लूटपाट करने वाले समूह था जो मराठों के सहयोगियों के रूप में काम करता था। ये लूटपाट कर ब्रिटिश शासन के लिए कानून व्यवस्था की समस्या शुरू करते थे। अतः अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जो मराठा युद्ध में परिवर्तित हो गए। अब पिंडारियों के विरुद्ध कार्रवाई की और पिंडारी मजबूत हो गए थे, उनको मराठों का सपोर्ट प्राप्त था। पेशवा को पराजित कर उससे पुनः की संधि की गई। अब यहाँ पे पेशवा को, क्योंकि पेशवा उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो पेशवा को पराजित कर दिया। इसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। अब पेशवा पद ही, जो प्राइम मिनिस्टर था पेशवा, वो ख़त्म कर दिया गया और बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। तो कानपुर के पास जो है बिठूर इनको भेज दिया गया। साथ मराठा राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इस तरह से देखेंगे कि मराठा राज्य पे ब्रिटिश पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उनका ख़त्म कर दिया। और जो बाजीराव सेकंड थे उनको भेज दिया बिठूर में। और बाद में आप जानते हैं नाना फडणवीस जो थे उस समय, वो भी आ जाते हैं और वो नेतृत्व करते हैं जो विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का उस समय। तो मराठों की असफलता के कारण, अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कि मराठों की असफलता क्यों हुई। कुशल नेतृत्व का अभाव रहा। धीरे धीरे वो कुशल नेतृत्व खत्म हो गया। चौथ वसूलने की नीति अनेक शत्रु पैदा किए, अतः स्थानीय सहयोग नहीं मिला। उनकी टेरिटरी के आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने सहयोग नहीं किया। इन्होंने, क्योंकि इससे ज़्यादा चौथ लेते थे तो उनको लगता था कि हमारा जितना भी इनकम है उसका चौथा हिस्सा तो इनके पास ही चला गया, तो यहाँ के राजा के पास कितना बचेगा, क्योंकि आप 100% तो नहीं ले सकते ना, तो टैक्स तो कम ही लेते हैं लोग अपने टेरिटरी में। मराठा संघ के लोगों को का आपसी तनाव उनकी असफलता का कारण बन गया, क्योंकि आपसी तनाव था तो एक दूसरे को सहयोग नहीं किए। वैज्ञानिक तकनीक का पिछड़ापन, अब इसी समय हम देखें कि वैज्ञानिक तकनीक से ये पिछड़ापन थे। और जैसे अगर देखें हम इससे पहले मैसूर जो था, मैसूर में वैज्ञानिक तकनीक इस्तेमाल की गई, लेकिन फिर भी वहाँ पे हार हुई। लेकिन एक कारण ये भी है,
कमज़ोर गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर क्या अंग्रेज करने वाले हैं, आसपास के जो राजा वो क्या करने वाले हैं, किसके साथ संधि करने वाले, ये आपको नहीं मालूम चलता था। इसकी वजह से भी एक बड़ा राष्ट्र तथा राष्ट्रीय भावना का अभाव असफलता का कारण बना। तो कोई राष्ट्रीय भावना, एक तो भारत इंडिया जैसी राष्ट्रीय भावना तो छोड़ दीजिए, मराठा राष्ट्रीय भावना भी नहीं थी। मराठा जो राजा थे वो आपस में ही लड़ते थे, वो किसी के साथ भी मिल जाते थे। तो इसका सैन्य रणनीतिकार जो थे वो भी कमज़ोर थे, वो अच्छे नहीं थे और उनकी रणनीति भी बहुत कमज़ोर थी। तो ये तो हो गया इनके पराजय का कारण। अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं कि मराठा प्रशासन हम बात कर चुके हैं, इसको बस एक बार रिवाइज करेंगे। अभी हमने बताया था आपको कि किस तरह से, तो मराठा का क्षेत्र दो तरह से डिवाइडेड था। स्वराज क्षेत्र, स्वराज क्षेत्र का मतलब जो अपना क्षेत्र है, मुल्क कदीम जो है वो अड़ोस पड़ोस के जो जिन पे इनका डायरेक्ट कब्जा तो नहीं था लेकिन इनसे चौथ लेते थे, पड़ोसी क्षेत्र थे। सरदेशमुखी कर यहाँ पे होता था, वसूला जाता था, हमने बताया सरदेशमुखी। और एक प्रत्यक्ष कर था, छत्रपति के पास जाता था सीधे। वैधानिक कर था, जो हमने पहले भी बताया कि वैधानिक था, छत्रपति के पास जाता था, 10% की राशि होती थी। और इसके बाद अगर हम देखें तो मुल्क कदीम जो है वो किस पे था, पड़ोसी क्षेत्रों पे, जहां मराठा सेना अभियान करती थी। और चौथ कर वसूला जाता था कि आप नहीं देंगे तो हम पूरा लूट लेंगे या कब्जा कर लेंगे, इससे अच्छा चौथ दे दीजिए। आक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा दी जाती थी कि आक्रमण से बचने के लिए ये जो है कि हम फिर से आक्रमण नहीं करेंगे, आप अगर 1/4 देते रहेंगे तो हम आक्रमण नहीं करेंगे। आय का 1/4 हिस्सा लिया जाता था, ये हमने बता दिया। चौथ की आय सीधे छत्रपति के पास नहीं जाती थी, जो हमने अभी बात की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें घुमा फिरा के इधर उधर से मिला के बना देगा क्वेश्चन। ये सरदेशमुखी जो है वो डायरेक्ट जाती थी और मुल्क कदीम 1/4 भी डायरेक्ट जाता था, ये गलत हो जाएगा। कई बार असर्शन रीजनिंग में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मराठा प्रशासन से टैक्स के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगी चीज़ें। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, चौथ एंड सरदेशमुखी वर टैक्सेस कंसीव ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ग्रेट मराठा रूलर शिवाजी महाराज से ही चल रहा था। चौथ means basically 1/4, 25% of gross revenue of produce to be paid on the jagirdars of Maratha Empire from hostile or alien state. Sardeshmukhi is additional 10% tax levied upon the collected chauth. तो सरदेशमुखी 10% था, ये अपने टेरिटरी में लेते थे। आगे बढ़ते हैं, बस ख़त्म भी करते हैं। चौथ का विभाजन, चौथ का विभाजन किस तरह से होता था? चौथ का विभाजन विभिन्न मराठा सरदारों एवं अन्य के बीच किया जाता था। तो चौथ जो है 1/4 जो टैक्स है कैसे किया जाता था? इसमें कौन है? मोकास चौथ का 66% संबंधित मराठा सरदार को दिया जाता था। यह चौथ का सर्वाधिक अंश था। तो मराठा जो सरदार थे उनके पास मोकास जो है वो 66% चला था। बाबती चौथ का 25% छत्रपति को मिलता था। जो राजा है उसको 25% ही मिल रहा है, जो सरदार है उसको 66% मिल रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है उसको 66%, और जो राजा है छत्रपति को मिलता था, जिसे बाबती कहा जाता था कि बाबती 25% जाएगी। सहोतरा 6% पंत सचिव को मिलता था, जो वहाँ का पंत सचिव होता था। नादगोंडा क्या है? चौथ का 3% छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था, जिसे नादगुंडा कहते थे कि वो किसी को भी दे सकता था। कई बार कोई उनकी सहायता करता था उनको देते थे, कई बार किसी की मदद करने के लिए दे देते थे, तो 3% वो उसके लिए छोड़ दिया था। चौथ कर वसूली नीति ने मराठों के अनेक शत्रु पैदा किए, फलतः युद्ध में उन्हें सहयोगी नहीं मिले, फलतः चौथ मराठों के पतन का कारण बना। तो बार बार यही आ रहा है कि चौथ मराठों के पतन का कारण है, और ये डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे लेकिन असर्शन रीजनिंग में ये पूछ सकते हैं, असर्शन और रीज़न में, कि इसका कारण ये था, तो ये आता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो हमारा है, इसके बाद हम बात ख़त्म करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो रिवीज़न हम आज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं,
कल कर लेंगे। कल के जो टॉपिक हैं उसमें हम इसको रिवाइज़ भी, बाकी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेंगे। अभी भी कर सकते हैं, देखते हैं अभी टाइम मिलता है तो कर लेंगे। मराठों के यहाँ गांव का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल होता था। तो आज के समय में भी आप अगर फिर से हिंदी मूवी देखते हैं तो, या सीरियल वरील देखते हैं तो उसमें पाटिल, पटेल या स्मिता पाटिल या तमाम सारे पाटिल लोग अभी भी पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हैं। तो ये मुख्य अधिकारी होता था गांव का। तो इसकी वजह से आज के समय में भी अगर आप देखेंगे तो पुराने समय से ही ये लोग पावरफुल पोजीशन पे तो आज भी ज़्यादा दिखते हैं। ये कर संबंधी और न्यायिक कार्यों से जुड़ा होता था। इसके अलावा पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था। कुलकर्णी भी आप बहुत बार देखते हैं, जो ग्राम भूमि का लेखा जोखा रखता था। और लेखा लोखा जो रखता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, इसलिए कुलकर्णी भी बहुत देखते हैं आप कि महाराष्ट्र में कुलकर्णी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं। इसके नीचे चौगुले होते थे। तो चौगुले देखिए, ये जो कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करते थे, ये सिर्फ देखभाल करते थे चौगुले, इसीलिए आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कभी फेमस नहीं दिखते हैं। इसके अतिरिक्त गाँव में 12 अलूटे बलूटे होते थे, जिनको व्यावसायिक समूह या जिसमें शिल्पी होते थे, ये सारे लोग रहते थे। अब इनका किस तरह से टेरिटरी या कह सकते हैं कि किस तरह से चलते थे, प्रांत जो था पूरा कह सकते हैं मराठा प्रांत, उसको जो रूल करता था उसको सूबेदार या सर सूबेदार कहते थे। तरफ, अब ये देखिए प्रांत के बाद तरफ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मराठा टेरिटरी में तरफ क्या चीज़ होती थी, तो कुछ भी बोल सकते हैं। टैक्स था एक तरह का, फेस्टिवल था, या डिस्ट्रिक्ट का नाम था, या कहते हैं कोई वस्त्र का नाम था, या कोई खाने का नाम था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तरफ का जो चीफ होता था उसको हवलदार या कारकून कहते थे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद परगना आता था। यहाँ परगना का जो हेड होता था वो क्या होता था, देश पांडे या देशमुख, ये जो थे आप ये देख रहे हैं। देशमुख और देश पांडे भी बहुत पॉपुलर रहते हैं आजकल मराठा राजनीति में, और यूजली दूसरे जगह पे भी आप देखेंगे तो की पोस्ट पे ये लोग रहते हैं अभी भी। तो ये क्या होता था कि ये लोग परगना लेवल पे देखते थे। इसके बाद मौजाज जो होता था, विलेज लेवल, जो गांव के लेवल पे, कुलकर्णी पाटिल, अभी हमने बात की, कुलकर्णी पाटिल गांव के लेवल पे थे। उनसे ऊपर थे देशमुख और देश पांडे, उनसे ऊपर थे हवलदार और सूबेदार। तो ये तो आइडिया था, और ये लोग कोई भी बनते थे। और बाद में ये देखिए जो वो है, यही चीज़ टाइटल बन जाती है, और लोग आज भी लगाते हैं, ऑल्दो उनका कोई डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरह का कोई संबंध नहीं है, फिर भी इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है, बस उसके बाद ख़त्म करते हैं इस बात को। तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से आगमन होता है इनका, अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों का बाहरी शक्तियों का, जिसमें बाहरी शक्तियों में आप देखेंगे सबसे पहले पुर्तगीज़ आते हैं, और फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, और फिर डेनिश आते हैं, और फिर फ्रेंच आते हैं। और एक के बाद एक धीरे धीरे इनका वापसी भी होती है। अंग्रेज़ यहाँ पे बहुत विस्तार रूप ले लेते हैं, और बंगाल पे सबसे पहले ये कब्जा भी करते हैं। बंगाल में सबसे पहले इनको दीवानी मिलती है औरंगजेब के समय कि हाँ आप व्यापार कर सकते हैं। और उस समय जो मुर्शीद कुली खां थे वो वहाँ के कहते हैं नवाब थे, दीवान थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के जो मीर जाफ़र थे उनको अपनी तरफ मिला लिया, फिर मीर कासिम थे, या इस तरह के तमाम सारे लोग 1700 से लेके अगर आप देखेंगे तो कुछ ही 1760 आते आते इन्होंने एक तरह से बंगाल पे कब्जा कर लिया था। और इसके बाद जो है 1764 में इलाहाबाद की संधि कर लेते हैं। और संधि किसके साथ होती है? मुग़ल बादशाह शाह आलम और शुजाउद्दौला नवाब जो थे उनके साथ। और इसके बाद जो है ये पूरी तरह से बंगाल पे राज करने लगते हैं, द्वैत शासन वहाँ पे लागू कर देते हैं 1765 में। उसके बाद देखिए किस तरह से ये
मैसूर की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैसूर जो राज्य था वो फ्रांसीसियों की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता था, इंक्लिनेशन उनका फ्रांसीसियों की तरफ था। और फ्रांस से इनकी उस समय ब्रिटिशर्स की काफ़ी दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि फ्रांस जो है अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था उनकी आज़ादी की लड़ाई में, और फाइनली वहाँ पे आज़ाद भी हो जाता है अमेरिका। तो ब्रिटिशर्स से काफ़ी नाराज़ थे और वो नहीं चाहते थे कि भारत में भी ऐसा कुछ हो। तो इन्होंने मैसूर की तरफ वहाँ पे हस्तक्षेप करना शुरू किया। और वहाँ पे हम जानते हैं कि मैसूर से पहले विजयनगर साम्राज्य था, जो विघटन के बाद मैसूर बना। वहाँ वायडार वंश था जो कमज़ोर पड़ता है, और हैदर अली वहाँ पे राज करते हैं। हैदर अली का ही बेटा था जो 1761 में हैदर अली आ जाते हैं, और हैदर अली का जो बेटा है टीपू सुल्तान, वो फिर काफ़ी पराक्रमी राजा बनता है और दूरदर्शी भी राजा था, और उससे ही अंग्रेज़ों की सारी लड़ाइयाँ होती हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर था वो हैदर अली और इंग्लिश ब्रिटिशर्स के बीच में होता है 1767 टू 69, 1767 से 69 तक ये चलता है। उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से लेके 1784 तक चलता है, जो कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान के साथ इनका होता है। तो 1780 से लेके 84, 4 साल तक लगातार इनका युद्ध चलता है टीपू सुल्तान से। तो इस युद्ध में तो मैसूर, निज़ाम, जो हैदराबाद और मराठा ने साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो वहाँ पे तो जीत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे या उस समय जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने क्या किया, निज़ाम को और मराठों को अपने पास मिला लिया और उस तरह से टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध किया। और टीपू के खिलाफ युद्ध जो है उसमें उनको कब्जा कर लिया, उनकी टेरिटरी को, और टेरिटरी करने के बाद टीपू को ही दे दिया कुछ मुआवजे के साथ कि आप इतना मुआवजा देंगे, ताकि ये नहीं चाहते थे कि इंडियन जो रूलर हैं वही बढ़े, क्योंकि अगर वो कब्जा कर लेते तो, क्योंकि साथ में मिलकर लड़े थे अंग्रेज, मराठा और जो निज़ाम है, तो उनको भी टेरिटरी बांटनी पड़ती है और वो मजबूत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, टीपू को ही दे दिया। इसके बाद जो है थर्ड जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तीसरा 1790 से 92 तक चलता है, क्योंकि जो ट्रावनकोर का एरिया था उस पर कब्जा करना चाहता था टीपू सुल्तान, और ट्रावनकोर संरक्षित क्षेत्र था ब्रिटिशर्स का, और वहाँ पे फिर से इनका एक युद्ध होता है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध उसके बाद 1799 में होता है, जो वेलिजली ने लड़ा उसके नेतृत्व में, और यहाँ से ही कह सकते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया मैसूर पे। और इसी युद्ध के बाद जो है पुराना जो वायडार वंश था उसके अल्पायु शासक को उन्होंने सत्ता सौंप दी और बोला कि ये बोला भी था पूर्व का सम्राट हमारे कब्जे में है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसको सत्ता दे दी। कहने के लिए तो इंडियन फेस था कि आपकी सत्ता है आपके पास, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेज उसको चलाते थे। तो ये जो हमारा था, उसके बाद उन्होंने फिर से जो हमने बताया कि मैसूर जीतने के बाद वो नहीं रुके, और जिन मराठाओं ने उनकी सहायता की मैसूर को जीतने में, उनके ऊपर भी फिर धीरे धीरे वो इंटरफेयर करने लगे, उसमें हस्तक्षेप करने लगे। हमने आज पढ़ा जिस तरह से कि अलग अलग लोगों के साथ, भेषवाओं के साथ संधि की अलग अलग समय में, और जो बांट दिया अलग अलग मराठों को। मराठा बटे भी हुए थे, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर मराठा इसलिए बटे हुए थे क्योंकि अपने ही जो मराठा राजा थे वो उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, उनके ऊपर शोषण कर रहे थे, तो उन्होंने भला ही समझे कि अंग्रेज़ों के साथ मिल जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, वो पूरा कब्जा कर लिया और धीरे धीरे ये चले गए। तो यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, ताकि आगे जो क्लास है उस पर फोकस कर सकें। और आप लोग अगर इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम जानबूझ के इसको थोड़ा सा लंबा खींचते हैं ताकि कहानी की तरह हो। और अब 6-7 क्लास के बाद हम आपको एक टेस्ट लेंगे, जिससे हम इसमें जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक है कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और कहाँ से क्या आ सकता है। तो ये सिर्फ कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन याद रखना भी उतना ही ज़रूरी है, हमेशा कहते हैं। इसीलिए मैंने इतनी पिक्चर्स और इतनी मेहनत करके आपको डालते हैं कि ताकि आप मैप देख सकें। सिर्फ
ऐसा ना हो टेक्स्ट 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 दिखता रहे, तो हिस्ट्री जब टेक्स्ट के थ्रू पढ़ते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए टेक्स्ट के अलावा मैप देखते रहना चाहिए, फ़ोटोज़ देखते रहना चाहिए, जिससे एक इमेज का इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ें और साथ में उसकी इमेज देख लें तो वो याद रहती हैं, और जब याद रहती हैं चीज़ें तो वो असली चीज़ तो याद रहना है कि आप कितने भी समझदार हो, कितनी भी चीज़ों को समझ से आए, और लेकिन याद ना हो एग्ज़ाम हॉल में तो फिर गलत हो जाएगा। और सिर्फ याद रखना भी काफ़ी नहीं है, सिर्फ याद रखना कि हमको सब फैक्ट्स याद है, उसकी एक कहानी मालूम हो, ताकि फैक्ट्स को अगर ट्विस्ट कर दिया है, क्योंकि आजकल यूपीएससी तो बहुत ज़्यादा करता है, दूसरे स्टेट पीसीएस वाले भी कर रहे हैं, तो और इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे तो सीधे सीधे जो बुक में लिखा वो टेक्स्ट में नहीं आ रहा है, आता है 40% तक आता है, लेकिन उसके बाद जो असली नंबर लाने हैं वो असली चीज़ें हैं जो उसको वो नहीं होता। इसलिए आपको कहानी भी मालूम होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, आपको समझदारी भी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ों से एक दूसरे को कोरिलेट करने की। उसी समय में एक समय में ये हो रहा है मराठों के साथ, तो मैसूर में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था, दिल्ली सल्तनत में क्या हो रहा था, अफगानिस्तान का जो अफगान रूलर थे वो किस तरह से आ रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको कोरिलेट धीरे धीरे हम इसको आप अगर ये पढ़ते रहेंगे तो कोरिलेट भी करा देंगे कि एक साथ क्या हो रहा है, तो आप एक इमेज, एक पिक्चर बन जाएगी, मूवी की तरह आप इस हिस्ट्री को पूरा समझ पाएंगे। और साथ ही साथ हम फैक्ट्स आपको रटा देंगे 6-7 जैसे ही हो जाएगा। उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे जिससे आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि ये कहाँ कहाँ आप नहीं समझ पाए, कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ भूल गए, कहाँ कहाँ मैं नहीं समझा पाया, ये भी हो सकता है, मेरी भी तरफ से गलती हो सकती है। तो कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत बोल दी गई हो, या हो सकता है कुछ गलत लिख दिया गया हो। कई बार हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी भी और क्या और कर सकते हैं, तो इसके भी लिए भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं 6001203135 पे, व्हाट्सएप करते हैं 6001939975 पे। और जो लोग यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम ऑनलाइन शुरू क्लासेस करने वाले हैं 1 सितंबर से, तो जल्दी ही आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कैप्टन स्टडी सर्कल के नाम पे वहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप captainstudy20@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, हम आपको जितने भी अवेलेबल पीडीएफ होंगे वो भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।